Okay, we are going to look at goodwill, basic goodwill. मान लो मैं एक कंपनी को खरीद रही हूँ, ये हेतवी की कंपनी, और मैं उसको 100% बाय कर रही हूँ, पूरा का पूरा. आई एम बाइंग 100% ऑफ हेतवीज कंपनी. 100% मतलब एनसीआई कितना? व्हाट इज एनसीआई? 0. नो एनसीआई, right? That means if I look at the goodwill calculation, it becomes so easy. कहने का मतलब मेरा यही प्रॉब्लम है. So for example, I'm buying 100% of share capital of Hetvi for 550 crores. Easy. Okay. Or I want to calculate goodwill. So let me go by the working standard working. याद रखेंगे. अगर 100% ownership है तो how is the goodwill working? Starting with fair value of parent consideration. I can call investment in subsidiary. I can write fair value of parent consideration or consideration given by parent. कुछ भी चलेगा. Fair value of parent consideration 50 crore. NCI कोई मतलब है NCI लिखने का? जब NCI है ही नहीं, लिखे क्यों नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या लिखकर एक डैश. That means total value of the business is 50 crores minus net assets. हेतवी के टोटल नेट एसेट्स कितने के? हेतवी के टोटल नेट एसेट्स है 47 crores के. How much is the goodwill? 3 crores. Just going by the format. NCI नहीं आएगा. कहने का मतलब कितना इजी है. 47 crores वर्थ की कंपनी थी, उसको मैंने 50 दिया, मैंने एक्स्ट्रा दिया. एक्स्ट्रा क्यों दिया? 3 crores एक्स्ट्रा फॉर गुडविल. इज दैट फाइन? ये समझ आया? गुडविल ऐसे ही निकाला जाता है. तो आपको चाहिए तो आप ये सब लिख सकते हो, आप कल लिख चुके हो. गुडविल इस बार जो गुडविल है, इट्स एन इंटेंजिबल एसेट, बट कैन आई से इट इज परचेज्ड गुडविल. कंपनी को खरीदा है ना, परचेज्ड गुडविल है, इंटरनली जनरेटेड तो रिकॉर्ड नहीं होता. It is going to be shown as an intangible asset. Goodwill is not amortized, it is tested for impairment. ये लिख दो. गुडविल को कभी एमोटाइज नहीं किया जाता, हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगा. उसके बाद मान लो हेतवी की कंपनी को 100 crore दिया. आई एम बाइंग 100% ऑफ द कंपनी, so there is no NCI. 100 crores minus net assets gives me 2 crores of goodwill. ये है पॉजिटिव गुडविल shown as intangible. ये अपन ने कर लिया है. और अगर ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव गुडविल ऑल्सो कॉल्ड एज गेन ऑन बार्गेन, immediately credited to profit or loss, or if you are making balance sheet you will have to retained earnings. एक मिनट. लिख लो ये पूरा.
या आपने कर लिया है, लिख लिया अभी? गोइंग ऑन टू समथिंग मोर. अच्छे से इन योर बुक्स प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. पूरा पूरा एक सेक्शन बना के ये लिख लो. एनसीआई मेथड्स. एक मिनट. एक चलेगा, लिखो, ऐसे ही लिख दो. लिख लिया? आई अज्यूम आपने लिख लिया होगा. कल जो अपन ने टॉपिक किया उसमें आज हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक करते हैं. यूजुअली, एक्चुअली बीइंग वेरी ऑनेस्ट, द बुक इज नॉट नाइसली ऑर्गेनाइज. थोड़ा सा ना कचरे जैसा हो जाता है बहुत बार. तो बच्चों को, एक स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज होता ही है. हम इसको अलग से लेते हैं. डोंट ट्राई टू ओवर रिलेट. गुडविल इम्पेयरमेंट, ठीक है, अपन ने अभी किया था. कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? कि गुडविल इम्पेयर हो सकता है. और वर्किंग नोट ने बताया गुडविल और एक्विजिशन निकालो माइनस इम्पेयरमेंट, आपको आएगा गुडविल ऑन रिपोर्टिंग. राइट? गुडविल इम्पेयर हुआ मतलब पूरी कंपनी की गुडविल थोड़ी कम हो गई, इम्पेयर हो गई. तो आइडियली ये इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट कहाँ जाता है? पीएनएल डेबिट एक्सपेंस. ओके. ये जो इम्पेयरमेंट हुआ है अकेले मेरी वजह से हुआ है. मैं पेरेंट हूं तो मैंने कुछ किया. मेरी कंपनी है रेतवी. अगर इम्पेयरमेंट हुआ, कंपनी की वैल्यू कम हो गई, तो जो लॉस है अकेले मेरा लॉस होगा? नहीं ना. ओके. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? अगर गुड, अगर आप नंबर्स वाइज याद रखोगे तो एक मेथड है, सीधा अपने को अपने दिमाग में फिट करना है. एनसीआई को देखना पड़ेगा. सो इफ द कंपनी हैज एनसीआई, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू दैट. पहले हम कैलकुलेशन के हिसाब से बात करते हैं. अगर अपनी कंपनी में एचसीआई है, मतलब आई ओन 80% ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स 20% इज एनसीआई. एनसीआई को वैल्यू करने के दो तरीके हैं, प्रोपोर्शनेट या फेयर वैल्यू. कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है. ठीक है. मान लो अपन फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं. हमने एनसीआई को फेयर वैल्यू या फुल वैल्यू, ये मेथड पे वैल्यू किया है. अगर हमने एनसीआई के लिए मेथड 1 यूज किया और इन द सेम ईयर गुडविल पे इम्पेयरमेंट आया है, इट्स अ सेपरेट टॉपिक. गुडविल के ऊपर का इम्पेयरमेंट इज सेपरेट टॉपिक. 2 करोड़ का गुडविल है, 1 करोड़ इज इम्पेयर्ड, 1 इज बैलेंस. तो ये जो 1 करोड़ का इम्पेयरमेंट है पूरी कंपनी का है. एनसीआई अगर फुल या फेयर वैल्यू मेथड पे होगा तो ये जो इम्पेयरमेंट है 80% इम्पेयरमेंट मेरे को बटेगा. गिव मी 5 मिनट्स, पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद डाउट बनाना, पहले मत बनाओ. 80% इम्पेयरमेंट मेरे को जाएगा, 20% इम्पेयरमेंट इज बिकॉज ऑफ द एनसीआई.
अगर ये इम्पेयरमेंट हुआ है, ये नुकसान हुआ है, तो हम दोनों भुगतेंगे। मैं 80% होल्डर हूँ, 80% मैं भुगतूंगी। 20% होल्डर एनसीआई है, तो एनसीआई 20% भुगतेगा। ओके, नाउ दिस विल ओनली हैपन if we are using NCI fair value method. अगर आपका NCI is valued at fair value, तो गुडविल का इम्पेयरमेंट दोनों में बटेगा, मतलब कद्दू कटेगा सब में बटेगा। इट्स लाइक दैट। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू ना 80% सिनेरियो आपका एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड ही होगा। एनसीआई अगर फेयर वैल्यू मेथड इस्तेमाल हुआ है और अलग से एक जगह पे गुडविल इम्पेयरमेंट आया है, तो वो इम्पेयरमेंट दोनों में बटेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर यूजिंग मेथड 2, प्रोपोर्शनेट एसेट, क्वेश्चन ने बोला ये वाला मेथड यूज करना है एनसीआई के लिए। अगर एनसीआई के लिए ये वाला मेथड यूज किया गया, तो गुडविल का जितना भी इम्पेयरमेंट आए अकेले पेरेंट को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे बराबर लिखा है, मैं ऐसा मैंने क्रॉस क्यों किया? गुडविल का जितना भी इम्पेयरमेंट आएगा अकेले पेरेंट भुगतेगा, एनसीआई को गुडविल का इम्पेयरमेंट जाएगा ही नहीं। आई रिपीट, एनसीआई के दो तरीके हैं, फेयर एनफ। एक जगह अगर मैं गुडविल निकाल रही थी और मुझे वहां पे इम्पेयरमेंट दिखा, अब ये इम्पेयरमेंट का करना क्या है? अगर आपका एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे है, तो इम्पेयरमेंट मुझे भी जाएगा, एनसीआई को भी जाएगा। इज दैट फाइन? इज दैट अंडरस्टूड? और अगर आपका एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एसेट मेथड पर है, नेट एसेट मेथड पर, तो पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट पेरेंट के हिस्से आएगा, एनसीआई को कोई इम्पेयरमेंट लगेगा ही नहीं। इज दैट फाइन? यानी पूरा 1 करोड़ मेरे ऊपर है, एनसीआई के को कोई इम्पेयरमेंट नहीं जाएगा। ये सबको समझ आया? इसके लिए हमने भी बुक्स में ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पे कद्दू सब में नहीं बट रहा है और फेयर वैल्यू मेथड में सब में बटेगा। गुडविल इम्पेयरमेंट इज चार्ज्ड, तो जितना भी इम्पेयरमेंट है उसका 20%। अगर एनसीआई नेट एसेट मेथड पर है, गुडविल का इम्पेयरमेंट एनसीआई को नहीं जाता, पूरा का पूरा 1 करोड़ पेरेंट के हिस्से आएगा। Okay, let us look in the book also. आप अपने बुक में जाओ और वहां पे वर्किंग नोट 4 and 5, तो सबसे पहले वर्किंग नोट 3 पे आता है। ठीक है, वर्किंग नोट वर्किंग नोट 3 मेरा गुडविल ऑन एक्विजिशन 2 करोड़, लेस इम्पेयरमेंट 1 करोड़, गुडविल एट रिपोर्टिंग ऐसा लिखने को बोला था मैंने 1 करोड़। ये जो इम्पेयरमेंट है, अब इसका करना क्या है? ओके, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज एनसीआई कौन से मेथड पर है? अपना 20% एनसीआई है। एनसीआई अगर फेयर वैल्यू मेथड पर है, तो ये 1 करोड़ स्प्लिट होगा, इसका कद्दू दोनों में बटेगा। ये 1 करोड़ 80% यानी 0.8 करोड़ पेरेंट को जाएगा, 20% 0.2 करोड़ एनसीआई को जाएगा। 0.8 करोड़ पेरेंट को जाएगा, मतलब कैन आई टेक इट एट वर्किंग नोट 5? वर्किंग नोट 5 ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग से माइनस इम्पेयरमेंट, और अगर 0.2 एनसीआई को जाएगा, मतलब वर्किंग नोट 4 एनसीआई, वर्किंग नोट 4 से माइनस। आइडियली इम्पेयरमेंट गोज टू पीओरएल, बट हम यहाँ बैलेंस शीट बना रहे, पीओरएल नहीं। तो one thing that I want you all to remember, please write it somewhere. When you make balance sheet, कोई भी P&L related adjustment अगर आपको करना है, तो वो किधर करोगे? Retained earnings में। Is that fine? ये मैं लिखा देती हूँ, प्लीज नोट इट। मैंने आपको कल ही बोला था, छोटी छोटी बहुत सारी बातें सीखेंगे, but it is once learned, it is such a beautiful topic.
आपको एफआर में सबसे ज्यादा पसंद आएगा। हर चीज सीखने में मेहनत लगती है ना यार। एबीसीडी भी अपने को अपने आप नहीं आया था, सीखा ना हमने। ओके, सो राइट इट समवेयर wherever you all want. I am making consolidated statement of financial position yani balance sheet. Any adjustment to profit or loss will be taken naturally ना। अपना बैलेंस शीट बना रहे हो, पीएनएल की सारी एडजस्टमेंट्स विल बी टेकन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। इम्पेयरमेंट प्रॉफिट और लॉस में जाता है, इसके लिए मैंने उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में लिया। इसमें भी मैं सिर्फ 80%, एनसीआई 20%। इसीलिए मैंने ये लिख दिया, सबने नोट किया। As and when whatever comes to my mind, I'll make you all write. तो अब ये 1 करोड़ रिटेन्ड अर्निंग्स में, मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में सिर्फ 80% जाएगा और एनसीआई में 20% जाएगा। लेट अस जस्ट चेक ऑन दिस। वर्किंग नोट 5 ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, पी शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट, मेरा शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट यहाँ पर आ रहा है 0.8 करोड़ और वर्किंग नोट 4 एनसीआई शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट 0.2 करोड़ यहाँ पे आएगा। Such a beautiful thing. The format has made you write fair value method only. यानी एनसीआई के डिब्बे में सिर्फ तब आएगा जब एनसीआई फेयर वैल्यू पर है। एनसीआई नेट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट पे है, तो यहाँ पे कुछ आने ही नहीं वाला। ये समझ गया? Okay. Now let me take it like this. Again the same scenario. 1 करोड़ इम्पेयरमेंट। जैसे इम्पेयरमेंट आता है मेरा दिमाग सोचेगा कौन सा मेथड है एनसीआई का। एनसीआई इज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। ओ दैट मींस अगर एनसीआई नेट एसेट्स पे है तो पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट किसको जाएगा? मुझे, पेरेंट। यानी पूरा का पूरा वर्किंग नोट 5 रिटेन्ड अर्निंग से माइनस, एनसीआई को कुछ नहीं जाएगा। एनसीआई में सिर्फ तब आएगा जब फेयर वैल्यू मेथड है, अदरवाइज नहीं। मैम सो द इम्प्लीमेंट ऑन वर्किंग नोट 3 वो क्या आएगा? वही यही है, वर्किंग नोट 3 है। यानी इधर का अमाउंट आपको दिया होगा और आप माइनस कर रहे हो, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा आगे वो बताया। वर्किंग नोट 3 में यहाँ पे जितना इम्पेयरमेंट दिया हुआ है बताया है वो लिया। अब ये आगे कैसे स्प्लिट होगा वो हम कर रहे थे। ओके मैम, समझा आपको मोहन? यस मैम। सो बता रहे गुडविल के ऊपर, नॉर्मली कोई भी कंपनी की वैल्यू अगर उसके नेट एसेट से ज्यादा है, नेट वैल्यू माइनस नेट एसेट्स विल गिव यू गुडविल। इट्स लाइक अ रेप्यूटेशन। कैलकुलेशन कैसे होता है? वैल्यू ऑफ द सब्सिडरी माइनस इट्स नेट एसेट्स। तो अगर आप 100% अक्वायर कर रहे हो, जैसे मैंने हेतवी को किया था, मैंने हेतवी को कितना दिया था? 50 करोड़। उसके एसेट्स की वैल्यू 47 है, 3 करोड़ वाज गुडविल। अगर आप 100% नहीं अक्वायर करते हो, आपने जितना अक्वायर किया वो 80%, रिमेनिंग 20% को एनसीआई बोला जाता है। ये लोग अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। इमेजिन बुक थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ गुडविल। नीचे का IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस ने गुडविल का डेफिनेशन दिया है।
How is goodwill calculated? Definition, it's okay, read. नहीं, bold है because it's coming from the standard. How is it calculated? Consideration transferred, जितना भी पैसा दिया minus जितना भी पैसा दिया, जो भी NCI की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करके माइनस नेट एसेट्स. पॉजिटिव गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, इम्पेयरमेंट हो सकता है, ये अपन ने लिख लिया, एमोर्टाइजेशन नहीं होता. अब इम्पेयरमेंट ऑफ पॉजिटिव गुडविल स्टार, ये टॉपिक अपने अभी जस्ट किया. इन दैट केस आपको क्या एनसीआई को देखना पड़ेगा. गुडविल का अगर इम्पेयरमेंट आ रहा है, यू विल हैव टू लुक एट एनसीआई, आगे कैसे बांटना है इसको. अगर एनसीआई इज एट प्रोपोर्शनेट मेथड, तो पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट, आवाज आ रहा है मेरा है एज अ पेरेंट, इसके लिए पूरा इम्पेयरमेंट 1 crore, डेबिट ग्रुप रिजर्व्स, वर्किंग नोट 5, क्रेडिट गुडविल, वर्किंग नोट 3. कहने का मतलब बाजू में लिखा करो, वर्किंग नोट 5 से माइनस इम्पेयरमेंट 1 crore, डेबिट वर्किंग नोट 5 मतलब वर्किंग नोट 5 से माइनस, गुडविल से माइनस. गुडविल से तो अब इम्पेयरमेंट ऐसे भी फॉर्मेट में माइनस ही करती हूँ. फॉर्मूला दे हैव जस्ट गिवन ऐसे ही जर्नल एंट्रीज. अगर फेयर वैल्यू मेथड है तो माइनस 0.8 crore फ्रॉम वर्किंग नोट 5, माइनस 0.2 crore फ्रॉम वर्किंग नोट 4 एनसीआई, और गुडविल में से तो आप पूरा 1 crore माइनस करोगे, माइनस 1 crore फ्रॉम गुडविल. Journal entries are just given essay. Negative goodwill is also called as bargain on bargain. अपन अभी बहुत बार कर चुके हैं. Credited to statement of profit or loss or retained earnings. Star retained earnings में add होता है. Pre-acquisition profits before the subsidiary is acquired, जितना भी profits है वो. पोस्ट एक्विजिशन इज आफ्टर द सब्सिडरी इज अक्वायर्ड. अब वो मेरी सब्सिडरी है, मैंने खरीद लिया, उसके प्रॉफिट्स पे मेरा हक है. तो जितना भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है ना, वो 80% हक मेरा है, 20% एनसीआई का है. यहाँ पे एक लाइन यूज किया है जो हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं, अपने आप आ जाएगा, इतना लोड नहीं लेना उसको. जो ऑर्डर में मैं जा रही हूँ, आई प्लीज वांट यू ऑल टू गो इन द सेम ऑर्डर. जबरदस्ती अपने आप को कंफ्यूज मत करना. ये डब्बा भी अभी नहीं करोगे चलेगा. जस्ट गो इन द ऑर्डर इन विच हाउ वी आर गोइंग. ये लोग कुछ भी कहीं पे भी लिख के डराने का ट्राई कर. एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. वी नो व्हाट इज नॉन कंट्रोलिंग. एक बार मैंने आपको कहीं लिखाया था, बैलेंस शीट में एनसीआई कहाँ जाता है? Where will NCI? Very good. क्या क्या बोला मोहन? इक्विटी की लास्ट लाइन. इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी में जाएगा, पर्टिकुलरली लास्ट लाइन लिखा है, लास्ट लाइन ऑफ इक्विटी. याद है कि नहीं? वेरी गुड देवजीत. NCI is within the equity section of the balance sheet. So working note वो भी सम करते करते आ जाएगा. एक सम कर लेते हैं, तो थोड़ा बेसिक सा एक सम है, वो कर लेते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स अब आने वाले हैं.
क्वेश्चन पढ़ना चालू करो. किसका वीडियो ऑफ है? अंकिता, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू इन नाउ. इट्स लास्ट वार्निंग. नहीं, अब नहीं लेना, बहुत हो गया. वरना आई एम वेरी सॉरी. शनमुनगन, रीड द क्वेश्चन. ऊपर का लाइन रीड करना, लेफ्ट साइड का रीड करके नीचे रीड करना. ठीक है? कैन यू हियर मी? आवाज आ रहा है? हेलो. थोड़ा अटक रह रहे. हेलो शनमुनगन, कैन यू हियर मी? I can't hear you now. That's the problem. Do something of your mic. कितने लेक्चर आप ऐसे ही चलाओगे? Krish, can you hear me? Hello, Krish. Hello, Krish. Yes. Okay, dear. पढ़ो question. TYU1, the following statement of financial position have been prepared at 31st December 2008. Non-current assets, property, plant and equipment, Dickens 85,000, John. Amount नहीं करना है. Okay. कभी भी अमाउंट रीड करने नहीं बोलती. ये लेफ्ट साइड का ही पढ़ो. नॉन करंट एसेट लाइन से पढ़ो. ये मत करो. Property, plant and equipment, investment, shares in Jones, current assets, equity, ordinary $1 shares, share premium, retained earnings, current liabilities. Dickens acquired 16,000 ordinary $1 shares in Jones on 1st January 2008, when Jones' retained earnings stood at $20,000 and its share premium was $10,000. On this date, the fair value of the 20% non-controlling shareholding in Jones was $12,500. The Dickens Group uses the fair value method to value the NCI. Prepare the consolidated statement of financial position of Dickens as at 31st December 2008. 31st December 2008 का आपको बनाना है. और आपने ये कंपनी यही साल के स्टार्ट में 1st Jan 2008 को ली है. 16,000 शेयर्स खरीदे और उन्होंने खुद ही बोल दिया NCI 20% है. मतलब अपन कितना परसेंट है? 80%. वी आर 80% होल्डर्स और NCI 20% है. कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोला. वेरी इजी. स्टार्ट विद द 5 वर्किंग. सबसे पहला वर्किंग, सब लोग एक साथ बोलो, क्या है सबसे पहला वर्किंग? ग्रुप स्ट्रक्चर. सुपर. ग्रुप स्ट्रक्चर. मैं जब बोलती हूँ सब लोग एक साथ बोलो तो बाकी लोग को क्यों अनम्यूट करने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, या उतना हाथ उधर लेके जाने में आलस आता है? हैव अ हैबिट ऑफ रिप्लाइंग. ग्रुप स्ट्रक्चर. डिकेंस ने किसको खरीदा है? जोन्स. कितना परसेंट होल्डिंग है? 80%. और अक्वायर कब किया? दिस इज हाउ यू विल राइट. नाम लिखो, सामने वाले का लिखो, पेरेंट ऊपर, सब्सिडियरी नीचे. कितना परसेंट होल्डिंग है? ये 80% है, मतलब NCI 20. और किस दिन खरीदा? 1st Jan 2008. I had asked you to write one thing extra. क्या? एक और बोला था मैंने, एक चीज और एक्स्ट्रा लिखना. चेक करके बताओ क्या है एक्स्ट्रा. How much time have you acquired though? सुपर, वेरी गुड. हाउ मच टाइम? यहाँ पे एग्जैक्टली 1 year हुआ है. इट कैन बी 4, 5, कुछ भी हो सकता है. 6 months लिख देने का. 1 year.
What is working note 2? Working note 2. fair value of net assets. वापस एक ही जन है क्लास में. आपको लगता है किसी और ने बोल दिया तो अपन ने बोलने की जरूरत नहीं. सब बोल देंगे तो क्या होगा? मैं रुकूंगी आपके लिए, सुनने के लिए मैं रुकूंगी, चलेगा मेरे को. वर्किंग नोट 2 क्या है? Net assets of subsidiary. This is how every time you have to answer. Net assets of the subsidiary. तो इसके लिए हम net assets of Jones या subsidiary भी लिखोगे चलेगा. Acquisition, reporting, post acquisition. पहले अपना फॉर्मेट बनाने का. इक्विटी के सारे बंदों को लेफ्ट साइड उतारने का. शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवाइल सरप्लस लिख दो, भले नहीं है तो डैश कर देना. ओके. अब ये ध्यान रखना है किसका चाहिए अपने को? जोन्स का. एक बच्ची ने गलती से पेरेंट का लिख दिया, नहीं, सब्सिडियरी के पास जाएंगे. जोन्स इज माय सब्सिडियरी और ये है पेरेंट. जोन का शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्न. ओके. शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम दोनों साल के लिए सेम ही होता है, इसके लिए मैं दोनों में लिख के आगे डैश कर देने का. रिटेन्ड अर्निंग्स, ये जो 25,000 है कभी का है, ये जो आपको दिया है बैलेंस शीट, ये ईयर एंड की दी हुई है आपको 31 दिसंबर 2008, यानी ये रिटेन्ड अर्निंग्स एज एट ईयर एंड दिया है आपको. एज एट ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट दिया हुआ है 25,000. जिस दिन खरीदा उस दिन का नहीं है. जिस दिन खरीदा 1 Jan 2008 रिटेन्ड अर्निंग्स वर 20,000. जिस दिन खरीदा उस दिन का नीचे लिखा है, तो फिगर्स को इधर उधर मत करना. 1 Jan जिस दिन खरीदा उस दिन 20,000 है, तो वो यहाँ पे लिख दिया. आपको जो डेटा दिया है वो ईयर एंड का दिया था. ईयर एंड को 25,000 है, रिपोर्टिंग डेट को 25,000 है, तो यहाँ पे लिख दिया. डिफरेंस 5,000 मेरा आ गया पोस्ट एक्विजिशन. इतना सबको समझा? Is everybody with me? Okay. Don't go आगे पीछे, साथ में ही रहो. कट कैसे करूं? इतना दूर है ना फोन. ये एक्विजिशन डेट का जो टोटल आएगा, टेल मी वेयर इट विल गो. कहाँ जाएगा ये बताओ, जल्दी बताओ. Goodwill. Note 3. Goodwill. वापस 3 जन. अटला है इस बार 3 इम्प्रूवमेंट तो हुआ. You know what? If you get the habit of replying, later you will realize कि आपका क्लास में कितना फोकस रहता है. एक बच्चा जो कभी बोलता ही नहीं है ना, चुप बैठे रहता है ना, उसको सबसे ज्यादा नींद आती है और उसका ध्यान कम रहेगा. If you start interacting, if you start answering, you will be more focused. It is good for you. और जो हर टॉपिक में मैं ऐसे रहती हूँ क्या? There is a lot of importance of the topic. आपको पता है SBR के बच्चों ने अभी मेरे को बोला, थैंक यू मैम for setting the base so high of FR. Because of you हमको SBR में फैकल्टी था नहीं था एक बराबर है, क्योंकि FR ही इतना स्ट्रॉन्ग था. अभी क्या अपना AFM जो चल रहा है वो लोग बोल रहे हैं, आपका भी ऐसा ही होना चाहिए ना. कल आपके यहाँ कोई भी रहे, आपका इधर कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग होगा. इट इज नॉट ओनली इन SBR, इट इज देयर इन ऑडिट, इट इज देयर इन एडवांस ऑडिटिंग. सबसे ज्यादा दिस टॉपिक इज 3 papers for sure. मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, कितनी बार बोलूं. और मैं क्या अपने आप को पढ़ा रही हूँ? मेरे को 20 बार हो गया होगा ये अपने पेपर में कराते कराते. Have an habit of replying. It's my request. ये जो है ये किधर जाएगा? वर्किंग नोट किधर जाएगा? वर्किंग नोट 3. 3.
सो इधर वर्किंग नोट 3 में मैं क्या करती हूँ ना, फॉर्मेट थोड़ा सा रेडी करके वर्किंग नोट 3 में इसको पहले ही उतार देती हूँ. दिख रहा है वर्किंग नोट 3, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, उधर उसको उतार लिया. और ये जो फिगर है, एक तो वर्किंग नोट 3, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा दो चीजें, दो चीज, proportion. So what I can do is I can go to the question and just see NCI proportionate method पे है क्या. Question ने बोला fair value of NCI 12,500, group uses fair value method of NCI. लो झंझट छूट गया, NCI fair value पे proportionate का काम ही नहीं, जाने हो गया. इसको सिर्फ उधर लेके जाना था, proportionate method नहीं है, नहीं चाहिए. Okay. The other thing, this 5,000. Where will this 5,000 go? Group retained earnings. And NCI दोनों में बटेगा. तो अपना 80% है, राइट, और NCI 20% है. 80 and 20 है, 80% of this amount कितना होता है? I think it's 4,000. बराबर बोला? सही है. हाँ नहीं, बराबर नहीं बोला. बराबर है मैम. 4,000 और ये हो गया 1,000. 4,000 जाएगा वर्किंग नोट 5 ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, 1,000 जाएगा वर्किंग नोट 4 NCI. एक काम करते हैं ना, इधर ही इसको मार्क करके जाता है, ऑर्डर में ही जाना है. वर्किंग नोट 4 NCI में लिख दिया, NCI शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स 1,000. वर्किंग नोट 5 ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में लिख दिया पेरेंट्स शेयर, अपना 80% शेयर ऑफ Jones post acquisition profit 4,000. चल अब आगे आते हैं. वर्किंग नोट 3 गुडविल, ऑर्डर में जा रहे हैं. सब लोग हैं मेरे साथ है? गुडविल सबसे पहले पेरेंट्स होल्डिंग, मैंने 80% के लिए कितना दिया? Can you see anywhere here how much did I give? We acquired the share. कहाँ से मिलेगा फिगर? मैंने कंपनी को खरीदने के लिए कितना रोकड़ा दिया, क्या किधर मालूम पड़ा? Where is it written? इन्वेस्टमेंट. अगर आप ऊपर जाओगे, मेरे अपने इंडिविजुअल में लिखा हुआ है कि भाई मैंने कंपनी को खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट इन जोन्स 60,000, मतलब मैंने 60,000 दिया है, ऊपर दे दिया उन्होंने. इन्वेस्टमेंट इन जोन्स, पेरेंट होल्डिंग एट फेयर वैल्यू लिखो, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड लिखो, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखो, कुछ भी लिखो, कंसिडरेशन वर्ड लिख दो चलेगा. 60,000. उसके साथ बाद NCI का फेयर वैल्यू, NCI एट एक्विजिशन 12,500, क्वेश्चन ने खुद दिया है 12,500. ऐड किया, नेट एसेट्स ऊपर से लेकर आए आप, माइनस किया, ये आया गुडविल. इंपेयरमेंट नहीं है तो नहीं माइनस करेंगे, कोई बात नहीं. वर्किंग नोट 4 NCI एट एक्विजिशन वही 12,500 जो दिया हुआ है. पोस्ट एक्विजिशन 1,000 ऐड किया, 13,500. वर्किंग नोट 5 ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, पेरेंट का पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स. तो मैं जाऊंगी बैलेंस शीट के पास, मेरा पेरेंट का पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा बिना कुछ सोचे समझे 70,000 मेरा पूरा, और सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन 4,000, तो मैं लेकर आ गई 74,000. नाउ वेयर विल ऑल दीज गो, वो भी करना पड़ेगा ना. NCI तो इक्विटी की लास्ट लाइन में जाएगा. मैं क्या करती हूँ, मेरा फॉर्मेट के पास जाती हूँ, ये रहा इक्विटी, उसकी लास्ट लाइन है NCI 13,500 एज पर वर्किंग नोट 4. इक्विटी में ही ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स भी आएगा, वर्किंग नोट 5 74,000. सो वर्किंग नोट 4 एंड 5 जो टोटल आता है सीधा इक्विटी में जाएगा. ये समझा सबको? वर्किंग नोट 3 गुडविल नॉन करंट एसेट, वर्किंग नोट 3 गुडविल 22,500 नॉन करंट एसेट में जाएगा. वर्किंग नोट 3 नॉन करंट एसेट में जाएगा. वर्किंग नोट 4 इक्विटी का लास्ट लाइन, वर्किंग नोट 5 भी इक्विटी में जाएगा. अपन ने अपनी सारी वर्किंग्स क्लोज कर दी है. ये तो सिर्फ डायग्राम था.
इसका भी हमने पूरा इस्तेमाल कर दिया, 3, 4 और 5 की पोस्टिंग भी कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के पास जाएंगे, लाइन बाय लाइन सबकी पोस्टिंग करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑल अदर एसेट्स P plus S, 85 plus 18, 103. Current assets 160 plus 84, 244. आ गया टोटल एसेट। इक्विटी शेयर कैपिटल किसका आएगा, P plus S, एंड Only करते करते parent. P plus S, शेयर कैपिटल किसका आएगा, Only parent. parent. सुपर, पेरेंट ओनली। गलती से उसको P plus S मत करना। ऐसे भी देखो सब्सिडरी का आपने इस्तेमाल कर दिया है वर्किंग नोट्स में, सिर्फ पेरेंट का शेयर कैपिटल और प्रीमियम आएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स NCI आप ऑलरेडी लिख चुके हो, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स आप ऑलरेडी लिख चुके हो, नहीं चाहिए। करंट लायबिलिटीज 135 plus 47, 187, 500, oh sorry, 182. टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज 369, 500. काफी इजी है, बेसिक फॉर्मेट कवर किया है। इतना इजी आएगा आपको 20 मार्क के लिए। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आ जाए तो अच्छा है। हाँ सब बहुत अच्छा है। एक बार वो रफली सारे फॉर्मेट्स थ्रू हो गए, और ट्रस्ट मी, इफ यू आर डूइंग ऑल these टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स विथ मी, यू विल लव कंसोलिडेशन। कुछ कुछ टॉपिक टफ रहेगा ना यार, इतना बड़ा पार्ट है तो टफ, थोड़ा बहुत टफ है, बाकी तो 80% तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुपर, मेरे को इतना पसंद है। आगे बढ़े। I think this is relatively just a time pass, TYU 2. इतना कुछ है नहीं उसमें, कर लेते हैं, दिया है तो कर लेते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है यहाँ पे। Raghav, read TYU 2. Then we have a very important topic where the story starts after this. Jack acquired 60% of the ordinary share capital of Daniel on 31st December 2006 for $240,000. At this date, the net assets of Daniel were $360,000. What goodwill arises on the acquisition if the non-controlling interest is valued using the proportion of net assets method? If the NCI is valued using the fair value method and the fair value of the NCI on the acquisition date is $150,000. कुछ नहीं, सिंपल गुडविल है। बोला कि भाई एनसीआई के दोनों मेथड से कैसे आएगा, एक एक करके करता है। इफ द एनसीआई, पहले नीचे वाला करता है, इज वैल्यूड यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड, ज्यादा करके यही आता है, बट नेवर नो, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, गुडविल निकालना है ना, ये हम लोग पहले ये मेथड कर रहे हैं। गुडविल का फॉर्मेट, पेरेंट कंसिडरेशन, मैंने कंपनी को खरीदने के लिए 240 दिया है। फेयर वैल्यू, सॉरी, पेरेंट कंसिडरेशन बाद में आएगा, एनसीआई एट एक्विजिशन। मैं सेकेंड पार्ट कर रही हूँ, उसमें खुद दिया एनसीआई एट फेयर वैल्यू गिवन टू मी 150, तो मेरा 240, एनसीआई 150 माइनस नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी, नेट एसेट्स ऑफ डैनियल 360 minus 360 gives me goodwill of 30. ये easy है, दिया हुआ था सब, पेरेंट होल्डिंग, एनसीआई वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, गुडविल, ये इजी है। प्रोपोर्शनेट वाला मेथड करता है। पार्ट ए, एनसीआई इज वैल्यूड यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड, कोई बात नहीं, स्टार्ट्स विद पेरेंट कंसिडरेशन 240, सेम, एड एनसीआई एट एक्विजिशन। इस बार एनसीआई कितना प्रोपोर्शन है, एनसीआई मैं 60 हूं, तो एनसीआई कितना है 40%. 40%. सुपर, 40%, 40% ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आपको दिए हुए 360, तो 40% ऑफ 360, 40% ऑफ 360 144,
240 plus 144 minus total net assets 360 आ गया गुडविल 24। कुछ नहीं किया मैंने, नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय एनसीआई 40% आ गया आंसर। नेट एसेट्स दिया हुआ था, इजी। दोनों में गुडविल अलग आ रहा है, मेथड अलग है तो गुडविल अलग ही आएगा, सेम अलग कुछ भी हो सकता है। आगे का टॉपिक फेयर वैल्यू है, राइट। काफी बड़ा, काफी अलग और अच्छा है, एग्जाम में कुछ ना कुछ रहेगा ही। कहने का मतलब कंसोलिडेशन पूरा ही फेयर वैल्यू पे काम करता है। जहां तक हो सके हर चीज यहाँ पे फेयर वैल्यू वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। हर चीज फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए, जो करो फेयर वैल्यू। तो मान लो मैं ये कंपनी खरीद रही हूँ निधि की, अगर मैं निधि की कंपनी खरीद रही हूँ, कंपनी खरीदते वक्त आई हैव टू मेक श्योर कि पूरे कंसोलिडेशन की हर चीज फेयर वैल्यू पे ली जाए। निधि की कंपनी के सारे एसेट्स को भी फेयर वैल्यू पे लाया जाए एक बार कंसोलिडेट करने के पहले। पूरा कंसोलिडेशन फेयर वैल्यू ही मानता है, भक्त है फेयर वैल्यू का। थोड़ा ज्यादा इनका थियरी नॉट नाइस। आई वांट यू ऑल टू मेक नोट्स, नोट। फेयर वैल्यू ये लिख दो ऐसा, फेयर वैल्यू पर्टिकुलरली इसमें अपने लिए मेजरली दो टॉपिक। डायरेक्टली करेंगे ना कंफ्यूज होगा क्या चल रहा है, तो एक बार एक ब्रीफ इंडेक्स जैसा बना दो। फेयर वैल्यू पर्टिकुलरली इसमें दो टॉपिक है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। पहले ये इतना लिख दो जो लेफ्ट साइड पे है। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? कोई लिख रहा है अभी तक? वी विल डू पार्ट 1 फर्स्ट, ठीक है। बड़ा है और आई थिंक काफी हद तक किया है, एक दो टॉपिक नहीं किया आपने, किया हो नहीं किया हो अपने को तो स्क्रैच से ही करना है। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहने का मतलब, जब मैं कंपनी खरीदती हूँ, जरूरी है रोकड़ा दे के खरीदूं? मुझे पैटिस को खरीदना है, उसके टेबल पे रोकड़ा देके उसको ले लिया, दैट इज वन ऑप्शन। बट इतना रोकड़ा नहीं है मेरे पास, उसको देने के लिए मुझे 50 करोड़ चाहिए। इतना पैसा अपन सबको मिला के 1-1 करोड़ आप मुझे दो तो शायद दे दूं उसको, बट इतना पैसा अगर मेरे पास नहीं हो तो व्हाट एल्स कैन आई डू? कैश इज वन ऑप्शन, रोकड़ा तो सबसे बड़ा है भाई। रोकड़ा देके तो किसी को भी खरीद ले, अच्छे अच्छे बिक जाते हैं पैसों के साथ। कंपनी तो ऐसी कंपनी शेयर्स। सुपर। मैं पैटिस को खरीदने के लिए थोड़ा रोकड़ा दे दिया, थोड़ा मेरे शेयर्स भी दे दिया कि भाई मेरे कंपनी के शेयर्स रख ले, और तो उस कंपनी को खरीदने के लिए, ये इंडिया है भाई,
इधर तो कुछ भी दिया जा सकता है। मेरे अगर मेरी फर्म ही चाहे मेरा तबेला है तो मैं 4-5 गाय दे दूं उसको खरीदने के लिए, मैं कुछ भी दे सकती हूँ। मैंने 5 गाय, 10 करोड़ कैश, 5 घोड़े, 4 गाड़ियां, थोड़े मेरे शेयर, जैसे तैसे करके मैंने 50-60 करोड़ उसको बना के दे दिए। मैं कुछ भी दे सकती हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? When I do the goodwill working, the goodwill working starts with consideration transferred. इसका मतलब उसमें लिखने का क्या? रोकड़ा लिखने का। उसमें मैंने इस कंपनी को खरीदने के लिए जो कुछ दिया है सब लिखने का, सबका फेयर वैल्यू। ये बात समझ आई? वो घोड़े, गाय, कुछ भी हो। अभी अब्रॉड में वी आर वेरी प्रोफेशनल, वी डोंट टॉक लाइक दिस। दे हैव गिवन 3 थिंग्स दैट आर पॉसिबल। वन इज रोकड़ा, पैसा दिया। अदर इज आई गिव शेयर, और रैदर शेयर एक्सचेंज, आपके बदले में अपना शेयर दे दो, शेयर एक्सचेंज। एंड द थर्ड इज deferred or contingent consideration. Deferred और contingent consideration मतलब दो है, दोनों का मतलब अलग है। अपन बारीकी से पढ़ने का है, ऊपर ऊपर से नहीं। दोनों में ट्रीटमेंट शायद सेम ही होगा, मतलब दोनों का अलग है। लेट्स लुक एट पार्ट 1। बोलो। सो कैश, एक तो रोकड़ा दे सकते हैं, एक शेयर एक्सचेंज। शेयर एक्सचेंज का कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार आ गया ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और एक है डेफर्ड और कंटिंजेंट कंसिडरेशन। मतलब क्या? लेट अस लुक एट डेफर्ड कंसिडरेशन। मैंने पैटिस को बोला, पैटिस आज नहीं, मेरे पास आई विल गिव यू 10 करोड़ आफ्टर 2 years। अब आज आ जाओ, 2 साल बाद मैं आपको बचा हुआ 10 करोड़ दे दूंगी। पैटिस इज फाइन। 2 साल बाद में उसको 10 करोड़ उसके शेयर मतलब उसको चुका दूंगी। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? थोड़े टाइम बाद, आज का आज रोकड़ा नहीं दिया, 10 करोड़ बाद में दूंगी। ये समझा सबको डेफर्ड कंसिडरेशन? देवजोत नहीं समझा रहे? समझा? Then what is contingent consideration? उसमें ऐसा होता है, मैं पैटिस को बोलती हूँ रुक जाओ, आज के लिए ले लो 40 करोड़, मैं 2 साल आपका परफॉर्मेंस, मेरी कंपनी के साथ आपका द कल्चरल फिट, आपका और मेरा साथ में जम रहा है कि नहीं, शेयर प्राइस ग्रोथ सब देखने के बाद बैलेंस 10 करोड़ दूंगी, या आपका ईपीएस या शेयर प्राइस देखने के बाद दूंगी। मेरी शेयर प्राइस मतलब कंपनी की कितनी वैल्यू ग्रो हो रही है वो देख कर दूंगी। सो इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट कंसिडरेशन, डिपेंडेंट ऑन फ्यू फैक्टर्स। अब मैंने उसको बोल दिया शेयर प्राइस बढ़ी 2 साल बाद तो मैं आपको 10 करोड़ और दे दूंगी। जरूरी है कि पेटिस को 10 करोड़ मिले पीछे से, शेयर प्राइस बढ़े। कंटिंजेंट वर्ड इटसेल्फ मींस पॉसिबल। अगर पेटिस का साथ आकर अच्छा हुआ तो उसको पैसा मिलेगा, अच्छा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन कंसोलिडेशन को फर्क नहीं पड़ता, चाहे डेफर्ड हो या कंटिंजेंट। अगर मैं पेटिस को फ्यूचर में कुछ भी देने वाली हूँ, कोई बात नहीं, मेरा बोल देना ही कि मैं 10 करोड़ दूंगी। मुझे इसके अंदर आप ऐड करना पड़ेगा, एक चीज याद रख के, क्योंकि हमने बोला है फ्यूचर में दिया जाएगा। मान लो 1 जनवरी है 2005, 31 दिसंबर 2007 पेटिस को मैं देने वाली हूँ 50,000, ऐसे ही रैंडम फिगर लिया जाए। तो वो 50,000 जो मैं 3 साल बाद देने वाली हूँ, उसको मुझे प्रेजेंट वैल्यू पर लाना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू आया 47,500, ये मैं यूज करूंगी ऐड करने के लिए। कहने का मतलब मैं पेटिस को अगर 10 करोड़ भी देने वाली थी, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाकर मुझे ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कैश तो जो टेबल पे दिख रहा है 40 करोड़ एज इट इज। शेयर एक्सचेंज जो भी मैंने दिया उसका कैलकुलेशन का तरीका है। डेफर्ड हो या कंटिंजेंट, अगर फ्यूचर में मैं कुछ देने वाली हूँ तो उसका प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर, मान लो 4.5 करोड़ आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पे लाकर मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये सबको समझ आया? इतना समझ आया?
कैसे करोगे? वो इतने सम्स है आपके पास, आदत हो जाएगी। समझ आया है इतना सबको? कैश तो भाई लोड ही नहीं है, सीधा दिखता है। डेफर्ड और शेयर एक्सचेंज में टाइम लग सकता है। प्लीज राइट डेफर्ड और कंटिंजेंट, ये डायग्राम बना लो। कहने का मतलब फ्यूचर में दिया जाएगा, आज के टाइम पे लेना तो पड़ेगा बिकॉज कमिटमेंट किया है ना मैंने। लिख लिया? fair value of net assets, fair value of consideration and net assets. To ensure accurate figure for goodwill, consideration must be accounted at fair value. हाँ प्रतिभान जी, आ जाओ, अब दिखोगे। आ जाओ, क्या हुआ? एक्चुअली चलेगा, बैटरी है मन। वो चार्जर का वायर इधर तक नहीं आ रहा था। अभी बैटरी है, ठीक है। कुछ अरे मेरा बाधा है, मैं खुद लेके जाती हूँ, मैं अपना कप लेके जाती हूँ। अरे यार, अरे कुछ नहीं। ओके, कंसिडरेशन पेड, किधर थे हम? हाँ, फॉर अ सब्सिडरी मस्ट बी अकाउंटेड एट फेयर वैल्यू। तो जो हम बात कर रहे थे, पूरा कंसोलिडेशन फेयर वैल्यू पे होगा। इनफैक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी फेयर वैल्यू, ये हम नीचे आएंगे। पहला पार्ट इन्होंने भी बोला कंसिडरेशन, दूसरा अपन ने लिख दिया टू पार्ट्स इन प्रॉपर वे। फेयर वैल्यू वर्ड की आप इंपॉर्टेंस देख रहे हो, इसीलिए IFRS 13 जो स्टैंडर्ड बनाया था फेयर वैल्यू, उसका डेफिनेशन मैंने बोला था, फेयर वैल्यू का डेफिनेशन कर लेना। ये वही डेफिनेशन है, प्राइस दैट इज पेड और रिसीव्ड। ठीक, नीचे आते हैं, कैलकुलेशन एट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैश पेड, फेयर वैल्यू ऑफ एनी अदर कंसिडरेशन। एनी अदर मींस अपने सिलेबस में 3 है, बट मैंने क्या बोला, गाड़ी घोड़ा कुछ भी दिया है सबका फेयर वैल्यू लिया जाएगा। डेफर्ड, कंटिंजेंट, शेयर एक्सचेंज। आई एम पर्पसली स्किपिंग फ्यू थिंग्स, मेन टॉपिक सारा करते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टर्स है। बीच की कितनी पॉइंट्स अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टर्स है, उन डिस्ट्रैक्टर्स को तो हमें करना नहीं चाहिए। लाइन में ऑर्डर में जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टर्स को बाद में देख लेंगे। डेफर्ड और कंटिंजेंट कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन, सो डेफर्ड इज अ प्रॉमिस टू पे अ सम इन फ्यूचर। ये अपन ने जो बात किया वही है, प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर। 10 करोड़ अगर मैं 2 साल बाद दूंगी, ये वही है, बट अपने को अभी के लिए इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। कंटिंजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू या तो आपको दिया होगा या आपको लाना पड़ेगा। अगेन सेम, कंटिंजेंट कंसिडरेशन का मतलब होता है देयर आर सर्टेन कंडीशंस अटैच। शेयर प्राइस बढ़ी तो, अर्निंग्स बढ़ा तो, उसके ऊपर है। प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे लाना होता है? इनटू 1 डिवाइड बाय 1.1, 10% है तो वी नो दिस, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट फैक्टर यूज करके कर लेंगे। Is there a sum directly? एक अच्छा एग्जाम्पल है शेयर एक्सचेंज के लिए भी। आपको पता है, एक बात याद आ रही है, जब कभी हम कोई चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं, उसके बाद हर साल हमें क्या करना पड़ता है? अनवाइंडिंग। क्या बात है, वन मोर टाइम, हर साल हमें क्या करना पड़ता है? अनवाइंडिंग। दुखी हो गए मैम, अनवाइंडिंग यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे मैंने बोला था उसी वक्त, अनवाइंडिंग से बहुत अच्छी दोस्ती बना लो, कितनी जगह आने वाला है।
फिर आया है आपका अनवाइंडिंग, लेकिन इस बार इजी है, इतना इतना तकलीफ नहीं लगेगा। वो मुझे इससे वो याद आ रही है, वो आती नहीं आजकल क्लास में उन्नति, अनवाइंडिंग से। कितने लोगों को अनवाइंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक? अनवाइंडिंग आ रहा है, आपने उस वक्त ढंग से किया नहीं ना, इंपॉर्टेंस दिया नहीं, ये तकलीफ है। कर लेते हैं, विल डू इट दिस टाइम। इधर का तो इतना स्मॉल इजी पार्ट है, वो कर लेते हैं। एवरी ईयर एक बार आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे तो एवरी ईयर अब आपको करना पड़ेगा अनवाइंडिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। Each year the discount is unwound by charging an interest to the outstanding liability. और unwinding, this time it is liability, मेरे को 10 करोड़ देना है, लाइबिलिटी के ऊपर का अनवाइंडिंग, जो इंटरेस्ट है वो कहाँ जाएगा? फाइनेंस वन मोर टाइम, ऑल टुगेदर, लाइबिलिटी के ऊपर का फाइनेंस कॉस्ट। ओके, मैं देख रही हूँ इसमें से और क्या है। शेयर एक्सचेंज, ये थोड़ा अलग ही है, सम्स में करना पड़ेगा। एक सम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, इसको सीखने में थोड़ा टाइम जाएगा, बट दीज टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स आर देयर अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन योर बुक, इन योर एग्जाम किट, भर भर के। सो देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ सम्स, लॉट ऑफ सम्स दैट यू कैन प्रैक्टिस। रिलैक्स, let us take good amount of time to just solve this one question. Have patience, ये सीख लिया ना, बहुत अच्छा पड़ेगा। Okay, Mayank, please read this question. Jack acquired $24 million, $1 share, 80% of the ordinary shares of Becky by offering share for share exchange for 2 shares for every 3 shares acquired in Becky, and a cash payment of $1 per share payable 3 years later. Jack shares have nominal value of $1 and a current market value of $2. The cost of capital is 10%, and the value of $1 receivable in 3 years' time can be taken as $0.075. First, calculate the cost of investment and show the journals to the records it in Jack's financial statements. Second, show how the discount would be unwound. तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब कंसिडरेशन ट्रांसफर। मैंने ये कंपनी को खरीदने के लिए क्या क्या दिया, इन द क्वेश्चन बताओ हमने क्या क्या दिया है ये कंपनी को खरीदने के लिए? क्या दिया? एक तो मैं दे रही हूँ शेयर्स, राइट, और दूसरा कैश, लेकिन डेफर्ड कंसिडरेशन। एक होता है कैश जो टेबल पे अभी, एक ये दिया है कैश जो 3 साल बाद दिया जाएगा। कैन आई ऑल्सो कॉल इट डेफर्ड कंसिडरेशन, राइट? तो अपने पास नॉर्मल कैश नहीं है, डेफर्ड कंसिडरेशन 3 साल बाद वाला कैश, और शेयर एक्सचेंज। इज दैट फाइन? एक एक करके करते हैं। पहले शेयर एक्सचेंज, देयर इज अ सिंगल पैटर्न टू फॉलो, एक ही ऑर्डर में करना है। यू ऑल वांट अ ब्रेक? एक ब्रेक चाहिए? ब्रेक चाहिए क्या? नहीं? हाँ, ले लो। 3:30 हुआ है, 3:40 को मिलता है। चलो बाकी सब। सो यहाँ पे दिया है जैक अक्वायर्ड, हमको पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। शांति से पूरा सुनना, वी हैव टू डू दिस इन वन ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, first of all there are 2 things that are given. एक है deferred cash यानी deferred consideration, और दूसरा है शेयर एक्सचेंज। एक एक करके करता है। deferred consideration करता है, बोला है कि 24 मिलियन शेयर्स मैंने अक्वायर किए और उस कंपनी को कैश पेमेंट ऑफ 1 पर शेयर दिया है, यानी
3 years later दूंगा, सॉरी 3 साल लेटर जितने भी शेयर्स मैंने अक्वायर किए, मैंने वो कंपनी के 24 मिलियन शेयर्स अक्वायर किया है, 80%, 24 मिलियन जितने भी शेयर्स अक्वायर किए उसका $1 कैश में दूंगा पर शेयर, यानी 24 मिलियन में दूंगा, लेकिन 3 साल बाद ये तो 24 मिलियन आ रहा है बरोबर, बट दिस 24 मिलियन विल बी गिवन 3 years लेटर, मतलब आपको इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 3 years, discount factor at 10% for 3 years is given to you as 0.75. Simple, 24 million into 0.75. कितना आ रहा है? 18 मिलियन. वेरी इजी, वापस डायरेक्टली करता है. सो हम सबसे पहले करेंगे डेफर्ड कैश. 3 साल बाद मैं कितना दूंगा? 24 मिलियन शेयर्स लिया है, हर शेयर के लिए $1 दूंगा, और बिकॉज इट इज गिवन 3 years लेटर, आज के टाइम पे इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए 0.75 मल्टीप्लाई किया, comes down to 18 million. That is your deferred cash at present value, 18 million. पहले मैंने कैलकुलेशन कर लिया, सबको समझ आ रहा है ये? शेयर एक्सचेंज देखते हैं. कितने बच्चे हैं जिनको शेयर एक्सचेंज में तकलीफ होती है? क्योंकि दे गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू पिक. एक ऑर्डर में ही जाएंगे, एक ऑर्डर आप याद कर लेना, कभी प्रॉब्लम नहीं है. Write down this order, share exchange. पूरा लिख दो ये. लिख लिया? पूरा लिख दिया? ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यही ऑर्डर है जिसमें हम जाएंगे. सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड. मैंने सब्सिडरी के कितने शेयर्स खरीदे? 24 मिलियन शेयर्स. 24 मिलियन शेयर्स मैंने सब्सिडरी के खरीद लिए. ओके, उसके बाद ये शेयर एक्सचेंज है. शेयर एक्सचेंज मतलब अगर मैं उसका खरीद रही हूँ, बदले में मैं अपने शेयर्स दे रही हूँ, राइट? तो मैंने उसके 24 मिलियन शेयर्स खरीदे. अपने कितने इशू किए? इन्होंने दिया 243. 243 मतलब हम ऐसा लिख देंगे 243. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने 24 मिलियन शेयर्स लिया, 243, यानी अगर उसके 3 शेयर्स है, मैंने अपना 2 दिया है उसको, लेकिन उसके 24 मिलियन शेयर्स लिए हैं. इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ, मैंने खुद के कितने इशू किए? 16. आई रिपीट, कैसे लिखने का? 243 ऐसा लिख देने का. चाहिए तो पी और एस भी लिख देने का. मैं 2 शेयर दूंगा उसके 3 के बदले. पेरेंट विल गिव 2 फॉर सामने वाले का 3. ओके, लेकिन सब्सिडरी के आपने 24 मिलियन शेयर्स लिए हैं, मतलब आप कितने इशू करने वाले हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 16 मिलियन शेयर्स. ये सबको समझ आया? ओके, 16 million shares will be issued by the parent. ऐसा लिखो. Step 3, fair value of shares issued. ये 16 million shares जो इशू हुआ, उसकी fair value, market value क्या थी? Okay, they have given to you in the question, current market value of Jack is 2. Share price is 2.
Number of shares 16 million into market value 16 into 2 32. Let's do by logic. 80% of the questions 80% of the questions will give you share price of both parent and subsidiary. आपने यहाँ पे किसका शेयर प्राइस यूज किया? पेरेंट. ऑलवेज आपके पॉइंट 3 के नीचे लिख दो, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, यूज पेरेंट शेयर प्राइस ऑलवेज. सब्सिडरी का ऐसे ही कंफ्यूजन के लिए दिया जाएगा, पेरेंट का शेयर प्राइस यूज होगा. व्हाई आर वी गोइंग टू यूज पेरेंट्स का शेयर प्राइस? व्हाई नॉट सब्सिडरी? क्यों हमने पेरेंट का शेयर प्राइस लिया, यहाँ पे सब्सिडरी का नहीं लिया? मैम पेरेंट ने शेयर इशू किया. एब्सोल्युटली करेक्ट. हम ये 16 मिलियन जो फिगर लाया, दे आर शेयर्स इशूड बाय द पेरेंट. तो मैं 16 मिलियन दे रही हूँ पैटिस को, तो मुझे 16 मिलियन की वर्थ के लिए मुझे अपनी शेयर प्राइस बतानी पड़ेगी ना, कि मेरी शेयर प्राइस अगर 7 है, 16 मिलियन into 7 is my fair value, is the fair value of the shares I have given to Pattis. Because I have issued new shares, मेरी शेयर प्राइस ली जाएगी. 16 मिलियन न्यू शेयर्स मेरे हैं, पेरेंट के. ये बात याद रहेगी. बहुत लोग यहाँ पे डायरेक्टली करना सीख जाते हैं एक लाइन में, विदाउट दिस ऑर्डर. इनके जैसे एक लाइन में 24 मिलियन इंटू 2/3 इंटू 2. यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी पता है? अगर आपने प्रपोर्शन गलत लिख लिया, यहाँ पे तो 24 मिलियन दिया है, कहीं कहीं निकालना पड़ता है, और ये शेयर प्राइस. और सबसे बड़ी गड़बड़ आप कर सकते हो एक चीज में, ये बात भूल जाओगे कि शेयर्स पेरेंट इशू कर रहा है. उसका एक और एडेड है कुछ आगे, वो आपको बाद में पता चलेगा. यू कैन डू इट डायरेक्टली लाइक दिस, और आपको ये ऑर्डर में भी टाइम नहीं लगेगा. तो मैंने स्टेप्स लिख के ऐसा थोड़ा फैंसी किया है, एक झटके का ही काम है. सबसे पहले शेयर एक्सचेंज, सामने वाले का कितना शेयर लिया? 24 मिलियन. सेकंड, पेरेंट ने कितना इशू किया? 243, यानी अगर उसके 24 लिए तो मैंने 16 इशू किया है. ओके. थर्ड, ये जो 16 मिलियन शेयर्स इशू हुए हैं, मेरी शेयर प्राइस क्या है? 2. आंसर आ गया 32. If you follow the order, there are no chances of going wrong. ये शॉर्टकट भी वही है, वही चीज किया उन्होंने डायरेक्ट लिखकर. सो एक तो डेफर्ड कैश 18, एक शेयर एक्सचेंज 32, 50 मिलियन. यानी मैंने पेटिस को खरीदने के लिए टोटल कितना दिया है? 50 मिलियन. 18 मिलियन का कैश प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, और शेयर एक्सचेंज जो शेयर्स मेरे हैं वो 32 मिलियन वर्थ है उन शेयर्स की. ये समझ आया? ओके. Let us learn how to formulate this journal entry. Very beautiful. काम खत्म नहीं हुआ है अब तक. Very beautiful. कर लेते एक बार. ये जर्नल एंट्री कैसे बनती है? कंपनी को खरीदने के लिए, is everybody paying attention? The last sum for today. बस इससे ज्यादा परेशान नहीं करूंगी आपको. Is everybody paying attention? Very important. डेबिट, कंपनी को खरीदा है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरे लिए जर्नल एंट्री वुड बी डेबिट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी, और डेबिट कॉस्ट और डेबिट कंसिडरेशन, डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अमाउंट मेरे को मालूम नहीं है. क्रेडिट, सबसे पहले deferred consideration. It's my liability. I can also write it as non-current liability, deferred consideration. क्योंकि मैंने बोला मैं 3 साल बाद दूंगी मतलब it is my liability. Debit, credit, non-current liability, deferred cash, और deferred consideration कितना आ रहा था? 18 मिलियन. अच्छे से लिखती हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ अच्छे से. 1 मिनट देना मेरे को. So what am I trying to do now? I'm trying to find out my cost of investment. Debit cost of investment in Jones. Total find out कर रही हूँ.
It starts with credit non-current liability, deferred cash 18 million, क्रेडिट शेयर्स, मैंने शेयर्स इशू करके दिए हैं, मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया इससे, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम, प्रीमियम क्यों आया, प्रीमियम क्यों आया, मैंने जितने भी शेयर्स दिए हैं 16 मिलियन, उसकी फेयर वैल्यू क्या मार्केट है? वैल्यू। हम हमेशा फेयर वैल्यू यूज करते हैं, बट जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर। तो मैं लिखूंगी 16 मिलियन इनटू नॉमिनल वैल्यू 1, 16, I will write it as 16 million, 16 into 1. लेकिन मार्केट वैल्यू शेयर प्राइस तो 2 थी, अगर नॉमिनल वैल्यू 1 है तो मतलब 1 इज प्रीमियम, शेयर प्रीमियम इज अगेन 16 into 1. वापस आई विल रिपीट, ये अब आपको आदत हो जानी चाहिए, आई थिंक सिंगल एंटिटी में भी ऐसा कुछ किया होगा, हम मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू 2 यूज कर रहे हैं, बट जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू यानी 16 मिलियन शेयर्स इनटू 1 इज अ नॉमिनल वैल्यू। तो बैलेंस क्या है, प्रीमियम, शेयर, अगर शेयर प्राइस 2 है, एक तो नॉमिनल वैल्यू है मतलब 1 एक्स्ट्रा इज प्रीमियम, ये आप सदियों से करते आ रहे हो, 16 मिलियन इंटू 1, 16। एक बार मैं वापस इसको अलग स्टाइल से करूंगी, अभी के लिए ले, टोटल इसका क्या हो रहा है तीनों को मिलाकर 50, तो डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50, क्रेडिट deferred cash, credit share capital, credit share premium, debit investment in subsidiary, credit deferred cash, credit share capital, credit share premium। समझ आ गया इतना? दिस इज ओवर, आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुके हो, ये जिस दिन खरीदा उस दिन ये जर्नल एंट्री पास होगी, मतलब दिस इज अ गुड लेवल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सब मिलते जुलते हैं। उसके बाद एवरी ईयर एंड ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन है अभी के लिए खत्म हो गया, उसका काम खत्म, बट हर ईयर एंड पे ये डेफर्ड कंसिडरेशन जो आपने लाइबिलिटी बताई है, ये जो लाइबिलिटी मैंने आपको पहले ही बोला, कोई भी लाइबिलिटी अमाउंट है तो उसको आपको अनवाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लाया था। इट्स वेरी इजी, यू विल टेक दिस लाइबिलिटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आ रहा है 1.8। एक्चुअल में ये कैसे किया जाता है, आपने 24 मिलियन को प्रेजेंट वैल्यू पे लाया है, प्रेजेंट वैल्यू पे 18 आया था, अब एवरी ईयर आप अनवाइंड करोगे 10% से बढ़ाओगे, 18 मिलियन इंटू 10% करो 1.8 आएगा, ये जो 1.8 है वो कहा जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, सो डेबिट फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट नॉन करंट लाइबिलिटी 1.8, और बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी दिखेगी, 18 प्लस 1.8 19.8। Initial liability 18 into 10%, debit finance cost, credit non-current liability. This will be unwound और थर्ड ईयर में ऑटोमेटिकली 24 मिलियन आ जाए।
एक ही एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री पास होगी अनवाइंडिंग की। ये समझ आ रहा है? प्रैक्टिस आया समझ में? इतना आप लोग कल तक अच्छे से करके आओगे। वी हैव नॉट डन एनीथिंग खास, बहुत सब बाकी है अभी। पर कितना कुछ बाकी है। दो टाइप के पर्प्स है आप। चलो आगे कुछ कराओ, थक गए हो? थक गए हो देवजोत? कोई बात नहीं। इतना अच्छे से पढ़ के आना प्लीज, एंड वी आर गोइंग वेरी स्लो ऑलरेडी। अभी थोड़ा सा अपने को पेस अप करना पड़ेगा, है ना, कि कैश फ्लोज, रेशियोज, कंसोलिडेशन इतना बड़ा पूरा बहुत बाकी है। बाय एवरीबॉडी।